हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी टीजीटी। साथियों, आज हम यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जो प्राचीन साहित्य कला से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं आज वो सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। डिटेल पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं सॉल्व करने। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय में, या छठे अध्याय में, या 8वें अध्याय में? जो चित्र सूत्र का 5वां अध्याय है, कौन सा 5वां अध्याय है? 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं। जो चित्र सूत्र है, चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। चित्र सूत्र किसका भाग है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। चित्र सूत्र में भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। आगे देखते हैं, चित्र सूत्र का जो अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया। संपूर्ण चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो यह 9 भागों में विभक्त है। 9 भागों में यह विभक्त है। आगे देख लेते हैं, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण, वर्णन क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तरा, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि, भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, भरत मुनि, जयदेव, यशोधर पंडित। जो गीत गोविंद के लेखक हैं कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। केशवदास की रचना कौन कौन सी है? तो केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती की रचना की है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र है इसमें यथार्थवादी प्रयोग किया गया है। यथार्थवादी प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वप्रथम जो कला शब्द का प्रयोग किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है। देखते हैं, लाल पीले श्याम रंग को मूल रंग माना गया है। यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में किस कामसूत्र की टीका किस नाम से की थी? तो जयमंगला नाम से की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चौर पंचाशी का डैश द्वारा लिखा गया। वात्स्यायन, यशोधर पंडित, विल्हण, शशिकला। जो चौर पंचाशी का ग्रंथ है वह विल्हण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विल्हण के द्वारा लिखा गया। विल्हण 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना चौर पंचाशी का है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो विक्रमांक देव चरित है। इनकी दूसरी रचना विक्रमांक देव चरित है, जो एक इतिहास ग्रंथ है। आगे देखेंगे, वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की, और यह जो है विश्व की प्रथम यौन संहिता है। क्या है? विश्व की प्रथम यौन संहिता। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला की रचना की, जिसमें षडांग का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम है। साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसमें वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए तो आपको सही दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आगे के जो है साफ दिखाई, 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, भरत मुनि, मम्मट या भामा? तो नाट्य शास्त्र के लेखक जो हैं वह है भरत मुनि। देखते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इसकी रचना इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, और सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में ही किया गया है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को इसमें मूल रंग माना गया है, और सफ़ेद रंग के योग से
अनेक रंग बनने की इसमें बात कही गई है। आगे देखेंगे, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है, तो 8 रसों का वर्णन किया है। और कुल भाव कितने बताए हैं, तो कुल भावों की संख्या है 49। और जो नाट्य शास्त्र है वह 36 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? 36 अध्याय हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस काल के ग्रंथों में विद चित्र, अविद चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? उपनिषद काल, मौर्य काल, कुषाण काल या राजपूत काल? तो जो विद चित्र का वर्णन मिलता है वो उपनिषद काल के चित्रों में इसका वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, जो विद चित्र होते हैं इन चित्रों को जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो, मतलब जो विद चित्र होता है जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और जो हमारा सामने जो चित्र दिखाई देता है उसे हम विद चित्र कहते हैं। अविद चित्र क्या होता है? जो काल्पनिक हो और भाव उत्पन्न चित्रों को, जो भाव उत्पन्न करते हैं चित्र, उन्हें अविद चित्र कहा जाता है। रस चित्र, रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को रस चित्र कहा जाता है। धूली चित्र कौन से होते हैं? रंगों के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर जो बनाई जाने वाली भांति भांति की रंगोली आदि को क्या कहा जाता है? धूली चित्र कहा गया है। मतलब जो सूखे रंग होते हैं, जैसे आप कभी त्योहारों पे रंगोली जो बनाते हैं सूखे रंगों के माध्यम से, या कोई भी चीज़ें हम जो बनाते हैं वो ही धूली चित्र कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पंडित क्षेमेंद्र ने किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है? 300 से अधिक कलाओं का जो उल्लेख किया है, कामसूत्र में, कला विलास में, शुक्रनीति में या नाट्य शास्त्र में? तो पंडित क्षेमेंद्र की जो रचना है कला विलास, कला विलास में क्या किया है इन्होंने? 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। आगे देखेंगे, पंडित क्षेमेंद्र ने के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास जो है क्षेमेंद्र की रचना है। पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे जिनका स्थिति काल 11वीं सदी था। आगे देखेंगे, क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी कला हैं। पूछा जाता है कि कितनी जनोपयोगी कला हैं, तो 64 जनोपयोगी कला हैं। 32 पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी कलाएं आ जाती हैं। 32 मात्सर्य कलाएं हैं, शील, प्रभाव, मान की। और जो 64 कलाएं हैं वो सोनारों की, सोनार मतलब स्वर्ण चुराने की कलाओं का उल्लेख किया गया है। 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की, और 10 चिकित्सकों की कलाएं हैं। 16 कायस्थों की कलाएं हैं और गणकों की कलाएं हैं। 100 कलाएं गिनाई गई हैं। इन समस्त सूचियों से यह पूर्ण स्पष्ट है, किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। तो ये थी जो क्षेमेंद्र ने अपने कला विलास में कलाओं का वर्णन किया था। आगे देखते हैं, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? तो कामसूत्र में 64 कलाएं पाई जाती हैं। कितनी कलाएं पाई जाती हैं? 64 कलाएं पाई जाती हैं। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 विद्या कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो भारत की कलाएं हैं उनका जो परिचय दिया गया है वह वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर ही दिया गया है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। क्वेश्चन बन जाता है कि कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है? तो 3रे अध्याय में।
तीसरे अध्याय में। अब षडांग का विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में नहीं मिलता है। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 10वीं से 12वीं सदी में चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा है कि आलेख्य चित्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया है? तो कामसूत्र अभी मैंने बताया है क्षेमेंद्र यशोधर पंडित या अभिनव गुप्त। जो कामसूत्र का अनुवाद किया है वह यशोधर पंडित ने किया है। अनुवाद कहें या टीका कहें, अनुवाद कहें या टीका कहें, वो यशोधर पंडित ने किया है। कभी कभी क्वेश्चन को स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है। तो यह अनुवाद या टीका एक ही शब्द होता है, एक ही माना जाएगा। अब देखते हैं, कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया है। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के जो यशोधर पंडित थे, ये जयपुर के जो राजा थे जयसिंह प्रथम, उनकी सभा के विख्यात विद्वान क्या थे? विख्यात विद्वान थे और राजपुरोहित थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की थी। किस नाम से? जयमंगला नाम से प्रस्तुत की थी। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यशोधर पंडित ने चित्रकला के कितने अंग बताए थे? तो 6 अंग बताए थे। इसका हमें क्रम याद रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो इसके अंग बताए थे कौन कौन से थे? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम। एक रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य और सादृश्य वर्णिका, ये क्या है? षडांग। ये क्या है? चित्रकला के 6 अंग हैं, जिन्हें हम षडांग भी कहते हैं। अब भरत मुनि के रसों की संख्या कितनी है? तो जो भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई है वो 8 बताई है। कितनी बताई है? 8 बताई है। आगे देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र प्राचीन जो नाट्यशास्त्र है वह प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच एवं अभिनव के माध्यम से रस के स्वरूप और उसकी निष्पत्ति अनुभूति के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। भरत मुनि दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला मानते थे, जो नेत्र और कान दोनों को एक साथ प्रभावित करती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये रस के विषय में सविस्तार से विवेचन किया है। रस का आधार क्या है? भाव। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत ने 8 स्थायी भाव और 8 ही रस माने हैं। कौन कौन से माने हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्सा तथा अद्भुत, संज्ञा चेष्टो, नाट्य रसा स्मृता। ललित क्वेश्चन नंबर 10, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं 3 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की या 6 प्रकार की। जो ललित कलाएं होती है वह 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। वैसे तो कला जो होती है, कला 2 प्रकार की मानी जाती है, एक ललित कला, दूसरी उपयोगी कला। जो ललित कला है, ललित कला को हीगल ने 5 भागों में विभाजित किया है। किसने? हीगल ने। ललित कला में मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। ललित कला क्या होती है? जिसमें हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको हम अभिव्यक्त करते हैं। और जो उपयोगी कला होती है, उपयोगी कला जो होती है वह जो हमारा व्यवहारिक जीवन है वह उससे संबंधित होती है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब देखते हैं जो ललित कलाएं हैं उसके कौन कौन से भाग हैं। संगीत कला एक,
काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला या वास्तुकला। जो हीगल थे, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना था? तो वह काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था और सबसे निम्न कला जो माना था वह वास्तुकला को माना था। अब उपयोगी कला वे कलाएं हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती हैं। उपयोगी कला के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? जैसे बढ़ाईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी, ये आदि जो हैं उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कला नाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। तो यह है जो उक्ति दी गई है चित्र सूत्रम, चित्र लक्षणम या वाल्मीकि रामायण या नाट्य शास्त्र। तो यह जो उक्ति दी गई है यह चित्र सूत्र में दिया गया है। चित्र सूत्र नामक यह ग्रंथ में प्राचीन उक्ति यह उक्ति दी गई है। चित्र सूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। अब आगे देखते हैं जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र है, चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो चित्र सूत्र में चित्रकला को। आगे देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया, बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी किया। अब आगे देखते हैं जो ऊपर दिया हुआ है वही इसमें दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। यहाँ से हमें बस यही क्वेश्चन बनता है, ये वाला इसके जो डिटेल दिया हुआ है कौन कौन से 9 भाग हैं, क्या क्या इसमें वर्णन है, मतलब क्या क्या बताया हुआ है, ये नहीं पूछता है। हमारे जो टीजीटी आर्ट का क्वेश्चन है वो यही से बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा उसमें पूछा जाता है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग 4 बताए गए हैं, 5, 6 या 7। तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें मुख्य रंग 5 बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण की जो रचना है 6ठी सदी में हुई थी। किस सदी में हुई थी? 6ठी सदी में हुई थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये सब ऐसे ही इसमें ऊपर वाला ही डिस्क्रिप्शन है। अब आगे हम क्वेश्चन को चलते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। अब जो ज़रूरी है वो हम यहाँ से देख लेंगे। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसका जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत तक चित्रसूर नामक ग्रंथ का प्रकरण है। किस खंड, कौन से खंड से विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कौन सा खंड है? तो यह है तीसरा खंड। तीसरा खंड के किस अध्याय से लिया गया है? तो 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक, 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक इसका चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। संपूर्ण चित्रसूत्र जो है 9 भागों में विभक्त है, इसमें 9 रस ही माने गए हैं। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? तो 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। अब आगे देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं, जो है श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील। इन 5 रंगों के संयोग से अन्य सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 13, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो स्थायी भाव हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो वह जो भरत मुनि ने रस 8 माने हैं, तो स्थायी भाव जितने रस माने गए हैं उतने ही स्थायी भाव माने जाते हैं।
तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें 8 रस माने गए हैं, तो स्थाई भावों की संख्या भी 8 ही मानी जाएगी, 8 ही मानी जाएगी। कुल भावों की संख्या होती है 49। आगे देखते हैं, भरत के नाट्य शास्त्र में स्थाई भावों की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के विषय में विस्तार से लिखा है। रस का आधार है भाव, सामान्य रस का आधार है भाव। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत मुनि ने केवल 8 स्थाई भाव और 8 ही रस माने हैं। अब आगे देखेंगे, ये वही है जो ऊपर देख चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 14, वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। वास्तु विद्या का विशद विवेचन क्या है? देवता मूर्ति प्रकरण, या रूपमंडन, या अपराजित प्रच्छा, या मानसो उल्लास। जो वास्तु विद्या है, वास्तु विद्या का जो विशद विवेचन है वह है अपराजित प्रच्छा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। तो धातु कर्मार के रूप में जो कौन जाना जाता है? विश्वकर्मा, त्वस्त्र, या इंद्र, या सूत्रधार। तो वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में विश्वकर्मा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विश्वकर्मा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशे वस्त्र होते हैं। जो कोशे वस्त्र होते हैं वह कैसे होते हैं? ऊनी, रेशमी, या सूती, या इनमें से कोई नहीं। जो कोशे वस्त्र होते हैं वो रेशमी होते हैं। कौन से होते हैं? रेशमी, रेशमी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो कोशे वस्त्र होते हैं वह रेशमी होते हैं। कोशे किडशेय, कोशिका एक प्रकार का प्राचीन रेशम भारत की एक जंगली रेशम की किस्म है। यह भारत और चीन दोनों में घरेलू और गैर पालतू जो जंगली रेशम के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत और चीन में घरेलू भी और गैर पालतू रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम की बुनाई का जो उल्लेख है भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी